अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने पढ़ना है एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स। एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल या तो इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे यूरिन कर देता है या फिर इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे फीसिस कर देता है। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं बेसिकली, एनयूरेसिस और एनकॉप्रेसिस। अब इन्यूरेसिस में क्या होता है? इन्यूरेसिस में ये इंडिविजुअल इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पर यूरिन कर देता है और वो उस इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और इन इंटेंशनल होता है, वो इंटेंशनली ये नहीं करता है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरिन इनटू बेड और क्लॉथ्स, वेदर इनवॉलेंटरी और इन इंटेंशनल। इसमें क्या कह रहे हैं कि बार बार बच्चा जो है ना यूरिन कर रहा है, या बिस्तर पर कर रहा है या कपड़ों में कर रहा है, और ये इनवॉलेंटरी है, बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। और इन इंटेंशनल है, बच्चा इंटेंशनली ये नहीं कर रहा है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है बिहेवियर इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज मैनिफेस्टेड बाय एदर a frequency of at least twice a week for at least 3 consecutive months, or the presence of a clinically significant distress or impairment in social, academic or other important areas of functioning। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बिहेवियर है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रहा हो, यानी कि ये टोटली तौर पर जो है ना एक साइकोलॉजिकल इशू हो, मेडिकल इसके पीछे रीजंस ना हो। और इसका जो फ्रिक्वेंसी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा? एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक होगा, यानी कि हफ्ते में 2 दफा बच्चा जो है ना मुसलसल 3 महीनों तक इसी तरह से जो है ना उसका बिहेवियर होगा बच्चे का। और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस भी कॉज करेगा, यानी कि इसकी वजह से बच्चे की जो सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होनी चाहिए। क्राइटेरिया सी में बताया गया है क्रोनोलॉजिकल एज इज एटलीस्ट 5 years और इक्विवेलेंट डेवलपमेंटल लेवल, यानी कि बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 5 years तक होनी चाहिए। बच्चे जो यानी कि उसकी जो मेंटल एज है वो 5 years तक होनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए। द बिहेवियर इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। यानी कि या तो बच्चा अगर जो है ना कोई सब्सटेंस जो है ना यूज किया बच्चे ने, या फिर कोई मेडिकेशन उसने अपने, जैसे डायबिटीज है या कोई भी डिसऑर्डर है उसके लिए जो है ना उसने मेडिकेशन यूज किया, तो मेडिकेशन की यूज के फौरन बाद अगर इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो फिर ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस्ड होगा एन्यूरेसिस। उसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफायर हैं जिसमें ये है कि या तो बच्चा जो है ना सिर्फ जो है ना स्लीप टाइम में, यानी कि नाइट टाइम में यूरिन करेगा, या बिस्तर पे करेगा या कपड़ों में करेगा, और दूसरी टाइप ये है, दूसरा स्पेसिफायर है कि जिसमें बच्चा जो है ना वेकिंग आवर्स में बच्चा जाग रहा है फिर भी जो है ना वो यूरिन कर रहा है इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे। और नंबर 3 पे है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब टाइप अबव, यानी कि सम टाइम ये होता है कि बच्चा जागते हुए भी यूरिन कर रहा होता है और सोते हुए भी यूरिन कर रहा होता है इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर। उसके बाद आ जाता है इनकॉप्रेसिस। इनकॉप्रेसिस में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है ना इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पर फीसिस कर देता है। और इसका जो है ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। रिपीटेड पैसेज ऑफ फीसिस इन टू इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस, क्लॉथिंग फ्लोर, वेदर इनवॉलेंटरी और इन इंटेंशनल, यानी कि बार बार बच्चे का क्या बिहेवियर है कि वो इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पर फीसिस कर रहा है। वो क्या हो सकता है? वो उसके कपड़े भी हो सकते हैं या फिर वो फ्लोर पे कर रहा है ये। और जबकि उसका जो ये जो बिहेवियर है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलेंटरी है। और इसमें जो है ना बच्चे को कोई इंटेंशन नहीं है, ये इन इंटेंशनल है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है एटलीस्ट वन सच इवेंट अकर्स ईच मंथ
फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, यानी कि हर मंथ में एक दफा इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा जो है ना फीसिस कर रहा है इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है, यानी कि 3 मंथ तक किसी तरह से बच्चे का बिहेवियर रहता है। और बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो एटलीस्ट 4 ईयर होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो उसकी जो मेंटल एज है वो 4 ईयर्स होगी, यानी कि बच्चा इतना मेच्योर होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चे तो इस तरह से कर देते हैं, बच्चे जो है ना फीसिस भी कर देते हैं, यूरिन भी कर देते हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स की जो है ना मेरी जो है ना जुबान से थोड़ा सा वो हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे। सो इसमें क्या जो है ना इसमें डिसऑर्डर वाली क्या बात है, तो इसमें बेसिकली ये होता है बच्चे के जो है ना बच्चे की एक स्पेसिफिक एज होती है कि जिस एज में बच्चा यूरिन भी कर देता है, फीसिस भी पास कर देता है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने जो है ना यूरिन जो है ना वॉशरूम में जाके करना है, फीसिस भी जो है ना फ्लोर पे नहीं करना है, कपड़ों में नहीं करना है। तो एक बच्चे की स्पेसिफिक एज होती है, लेकिन जब बच्चे की मेंटल एज इतनी हो जाती है, बच्चा इतना उसे पता होता है कि मैंने जो है ना यूरिन इस तरह से फ्लोर पे नहीं करना है, कपड़ों में नहीं करना है, किसी भी इन अप्रोप्रिएट प्लेस पे मैंने यूरिन या फीसिस नहीं करना है। बच्चे को जब एक बकायदा टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसकी मेंटल एज इतनी हो जाती है कि उसे पता हो कि मैंने जो है ना इस तरह से यूरिन नहीं करना है, ये बैड मैनर्स हैं, तो उसके बावजूद भी अगर बच्चा इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे यूरिन कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे फीसिस कर रहा है, तो उसको फिर हम जो है ना एक डिसऑर्डर कहेंगे। वो चीज फिर एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ आ जाती है। बिहेवियर इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस या मेडिकेशन की वजह से ये डिस्टरबेंस ना हो रही हो बच्चे में। सो इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है और इसकी जो डेवलपमेंट एंड कोर्स है वो आप लोगों ने रीड कर लेनी है, ताकि आप लोगों को जो है ना एज रेंज और कॉजेज के बारे में थोड़ा सा जो है ना हाव न हो जाए आपकी। और इसमें कुछ स्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर है। अब स्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि जिनमें सिम्टम्स टोटली मैच करें, यानी कि क्राइटेरिया मीट हो रहा है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो मीट नहीं हो रहा, यानी कि पूरा क्राइटेरिया मीट हो रहा है लेकिन ड्यूरेशन मीट नहीं हो रहा, तो इसको हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कि ये एलिमिनेशन डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें हम श्योर होते हैं कि आया कि इसमें सिर्फ ड्यूरेशन ही मीट नहीं कर रहा, अदरवाइज जो है ना ये इसका टोटल क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो वो ड्यूरेशन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मीट कर लेता है, तो इसको हम स्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर में जो है ना इंक्लूड करते हैं। और अनस्पेसिफाइड में क्या होता है कि अनस्पेसिफाइड में टोटली तौर पर जो है ना क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, सिर्फ एक दो सिम्टम्स होते हैं जो कि मैं मीट कर रहे होते हैं, तो इसको फिर हमें नहीं पता होता कि ये एलिमिनेशन डिसऑर्डर में आएगा भी क्या नहीं आएगा, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर में आएगा। सम टाइम जो है ना सिम्टम्स क्लियर नहीं होते, तो हमारे लिए डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से फिर हम इनको क्या कहेंगे कि ये अनस्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, आप लोगों को आंसर जरूर किया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें वीडियोस, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी जो है ना फायदा हो, वो भी इस अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सके, क्योंकि डीएसएम हमारी जो है ना बेसिक हमारा जो मैनुअल है वो डीएसएम ही है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, और हमें हर डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। सो डीएसएम की लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को अगर मैं कोई चीज रीड करने के लिए कहती हूँ तो वो भी आप लोग रीड किया करें, तो क्विज में आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।